do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेरा क्लास। हाँ दोस्तों, आज जो वीडियो मेरा क्लास के माध्यम से हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है आपके लिए, क्योंकि जिसने भी एनएम के जो एग्ज़ाम दिए हैं वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका कट ऑफ कितना आ सकता है। तो मेरा क्लास के माध्यम से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने तैयार किया गया है, और ये कट ऑफ हमने इस रिगार्डिंग तैयार किया गया है कि जो भी आपके जो नंबर आने वाले हैं वो उसका कट ऑफ कितना आ सकता है। वो किस आंकड़े पर किया गया है, वो हमने जितने भी हमारे कांटेक्ट में थे, जितने भी आपके द्वारा हमने जो कमेंट के माध्यम से हमने पता किया कि आपका कितना नंबर आया है, एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, तो सभी के रिकॉर्डिंग हमने एक कट ऑफ तैयार किया गया है। तो ये आंकड़े वही कहते हैं जो आपने हमको बताए हैं, और इसके बाद हमारे जो टच में हैं, और पिछली बार जो 2018 में जो टेस्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने ये आज का जो कट ऑफ तैयार किया गया है वो इसी के रिगार्डिंग किया है। इसके बाद क्या कम नंबर वालों का सिलेक्शन होगा? तो बहुत से लोग हमारे पास से कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे 65 आए हैं, 55 आए हैं, 45 नंबर आए, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन यदि लिस्ट कम आई तो जो कट ऑफ आ रहा है उसका कट ऑफ कम आया तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड कैसे करेगा? ये डिपेंड करेगा कि उस रिजर्वेशन, जैसे आपकी ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है, तो उसमें सीट कितनी है, इसके बाद उसका कट ऑफ कितना आ रहा है और उसमें कितना नंबर आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद इसका कम नंबर आने के बाद भी यदि किसी ने मतलब उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो कैसे होगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ थोड़ी आगे चलकर। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम कि क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स, आपकी जुबानी मेरा क्लासेस पर। तो ये जुबानी सिर्फ आपके द्वारा ही हमको मिला है, और हमारे जो आंकड़े तैयार किए गए हैं हमने सर्च किया है। जो 2018 का पेपर हुआ था, 2013 में हुआ था, और 2016 में पेपर हुए थे, तो उसका कट ऑफ हमने इसका एक्सपेक्टेड किया गया है, क्योंकि जो अब फॉर्म डाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म डाले हुए हैं। उस टाइम इतना नहीं था, 2018 में, 2016 में तो ऑनलाइन पेपर थे, लेकिन 2013 में ऑफलाइन पेपर था इसका। तो उसी के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो तैयार किया गया है। तो इस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ थे, तो हम चलते हैं अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे कि कितना कट ऑफ हमने तैयार किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे क्लास के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे उसके लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एनएम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2021। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यही नहीं है कि यही आएगा या फिर यही है, ठीक है ना। ये एक्सपेक्टेड है, अनुमान किया गया है कि इतना कट ऑफ आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये बिल्कुल सही निकल जाए, लेकिन हमने सिर्फ एक्सपेक्टेड किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, कैटेगरी से, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2021, ठीक है ये। और आप हमें मेरा यूट्यूब पे तो देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसके बाद इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसके बाद ट्विटर पर भी हमको भी लाइक, कमेंट और फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो फर्स्ट है वो जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी की जो लिस्ट आने वाली है वो आप देख सकते हैं कि 110 से लेकर 120 मार्क्स तक इसकी कट ऑफ आ सकता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म डाले हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म डाले हैं। तो इसका जो कट ऑफ आने वाला है 110-120 के लगभग आने ही वाला है, और ये 100 से ऊपर तो जाने ही वाला है, इससे 120 से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि हमारे कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग थे कि जिसका 110 नंबर आए हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा हो सकता है, 110-120। जनरल कैटेगरी में एक के हमने देखा था 110 नंबर आए हैं, तो उसका कट ऑफ उतना तो जा ही जाएगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट में देख सकते हैं हम जो दूसरे नंबर पर दे रखा है ओबीसी। तो ओबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है वो 90 से लेकर 105 नंबर तक जा सकता है। बहुत ज़्यादा नंबर की एक्सपेक्टेड करना है। यदि आप इस रेंज में आ रहे हैं, आपका नंबर आपको पता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 92-105, 90 से लेकर 155 मार्क्स आपके इस बीच में कट ऑफ आ रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं
एससी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी में देख सकते हैं कि 70 से लेकर 85 मार्क्स, जी हाँ दोस्तों 70 से लेकर 85 मार्क्स यदि एससी कैटेगरी में आपके हैं और किसी के नंबर इतने आए हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इससे कम भी लिस्ट आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 70 से लेकर 85 के बीच में ही आपकी जो लिस्ट आती है इसी में आए, लेकिन इससे कम भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आपने 70 से लेकर 85 के बीच में आपका नंबर है तो आपकी उम्मीद है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं हम, और एसटी कैटेगरी के नाम देख सकते हैं एसटी में तो 60 से लेकर 70 मार्क्स, जी हाँ दोस्तों 60 से लेकर 70 मार्क्स के बीच में आपकी लिस्ट आने वाली है। कट ऑफ इतना ही आने वाला है और इससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका इतना नंबर आए हैं, यदि आपने एग्ज़ाम सबमिट करने के बाद आपने डेस्कटॉप पर देखा होगा कि आपके मार्क्स इतने शो कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका नंबर इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएच हैंडीकैप डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 45 से लेकर 60 पर मार्क्स की लिस्ट आने वाली है। जो कट ऑफ बनने वाला है डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए वो 45 से लेकर 60 मार्क्स की आ रहा है। और कोई ने जो डिसेबिलिटी है और उनका मार्क्स इसके बीच में है तो आपकी उम्मीद है और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। तो होता क्या दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि आपके 70 मार्क्स आए हों। यदि 70 मार्क्स आए हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो हो सकता है कि 70 से ज़्यादा मार्क्स किसी जनरल कैटेगरी में आए नहीं, तो 70 पर लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब 70 से ज़्यादा अब उसकी लिस्ट कैसे बनेगी? उसकी लिस्ट इस तरीके से बनेगी कि उसमें सीट कितनी है, उसमें जनरल कैटेगरी की सीट कितनी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 20 है, 40 है, 50 है, 100 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी आगे बताएंगे इसके बारे में थोड़े डिटेल से। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिसेबिलिटीज़ की जो लिस्ट आने वाली है वो 45 से लेकर 60 मार्क्स के बीच में आने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट में देख सकते हैं एनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, एनएम TST 2021 ट्रेनिंग सेंटर। अब इसके बाद यदि आपका इस लिस्ट में नाम आ जाता है, क्योंकि अब इसके बाद जैसे नाम आएगा तो आप सोचेंगे कि अब क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग सेंटर दे रखे हैं और इस ट्रेनिंग सेंटर में ही आपको ट्रेनिंग करना है। जहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला सेंटर दे रखा है वो जहाँ पे देख सकते हैं कि बैतूल है, इसमें 30 सीट है। और इसके बाद सीहोर है, सीहोर में भी 30 सीट है। धार, जहाँ पे धार में भी 30 सीट है। और बुरहानापुर जहाँ पे 30 सीट है, यहाँ पर भी शिवपुरी में भी 30 सीट है। मंडला में भी 30 सीट है। शहडोल में भी 30 सीट है दोस्तों। और इसके बाद जो पन्ना है, पन्ना में भी 20 सीट है। यहाँ पर बाकी सब में 30-30 है, लेकिन पन्ना में मात्र 20 सीट है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेंटर बने रखे हैं और इस सेंटर में ही आपको करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने आसपास के सेंटर में या आसपास आपको सेंटर मिले, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैतूल है, सीहोर, धार, बुरहानापुर और शिवपुरी, मंडला, शहडोल और पन्ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटर है पूरे एमपी के अंदर। और इसी 8 सेंटर के अंदर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इन्हीं में से किसी एक में आपकी सेंटर आएगा और यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करना है। इसके बाद जो ट्रेनिंग का टाइम है आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग का 2 साल का टाइम है। आपको 2 साल बिल्कुल फुल इंस्ट्रक्शन के साथ इसको फॉलो करना है और इसके साथ 2 साल की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और इसमें आपको ट्रेनिंग में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे स्टाइफन होता है, उस तरीके से आपको जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है वो सब टोटल आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसके बाद आपको मेरी ओर से ऑल दी बेस्ट। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि हम सेंटर पहुँच जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या नियम और शर्त का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें, ठीक है। तो ये नियम शर्तें क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पर कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होगी, ठीक है। जो ट्रेनिंग मिलने वाली है आपको, जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो आपको 2 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर पॉइंट दिया है कि प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद यदि आप सोचते हैं कि हम रेंट से लेकर बाहर रहकर ये ट्रेनिंग कंप्लीट करें तो ये सब पॉसिबल नहीं है, आपको छात्रावास में ही रहना है और इसके बाद छात्रावास के नियमों का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बाद तीसरे नंबर पर दे रखा है प्रशिक्षण अवधि में विवाह का गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्य मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये वाला अच्छा पॉइंट है आपके लिए। यदि विवाह हो जाता है और गर्भधारण करना हो जाता है, आप प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपकी ये जो एलिजिबिलिटी है वो
डिसेबिलिटीज़ में बदल जाएगी, अयोग्यता मानी जाएगी और आप वहाँ से आपकी जो ज्वाइनिंग है कैंसिल हो सकती है। इसके बाद चौथे नंबर पर दे रखा है प्रत्येक वर्ष के पश्चात केवल 1 माह का ही अवकाश मिलेगा। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग 2 साल की है और 1 साल कंप्लीट हो जाती है, तो 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 1 महीने का छुट्टी मिलेगी, अवकाश मिलेगा। इसके बाद एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा, इमरजेंसी के तौर पर मिलेगा मेडिकल अवकाश, ठीक है ना। मैक्सिमम कितने साल का, 10 दिन का मिलेगा आपको हर साल के अकॉर्डिंग। इसके बाद 5वें नंबर पर पॉइंट दे रखा है प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यूनिफॉर्म कंपलसरी है। यदि आप प्रशिक्षण कर रहे हैं तो उस टाइम क्या करना होगा कि आपकी जो गणवेश है मतलब यूनिफॉर्म है उसको पहनना कंपलसरी है। इसके बाद 6 नंबर पर देख सकते हैं हम यहाँ पे कि छात्राओं को कार्य ड्यूटी समय पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे कि आपके प्रशिक्षण की जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, जैसे कि 3 से 5 है, 5 से 4 है या फिर सुबह 9 से 5 है, इसके बीच में आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलने का टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको टाइमिंग इसको बता दी जाएगी कि आपको कब मिलना है, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7वें नंबर पर दे रखा है छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य होगा। जो मेस होती है उसी में आपको भोजन करना कंपलसरी है। आप सोचो कि दोस्तों के साथ बैठकर रूम में चले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सबके साथ में बैठकर मेस में भोजन करना है। इसके बाद 8वें नंबर पर दे रखा है छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किए गए व्यक्तित्व से ही मिलने की अनुमति दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि आप जब अपनी ज्वाइनिंग होती है मतलब ट्रेनिंग में सेंटर में जाते हैं, तो उस टाइम आपको डिटेल्स फिल होगी कि आप किस किस से मिलना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स, ब्रदर्स, भाई बहन, तो उसका नाम की एंट्री होगी और उन्हीं से ही मिलने दिया जाएगा। इसके बाद यदि अलग पर्सन से मिलने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल नहीं मिल सकते, क्योंकि उसमें आप पहले से ही डिटेल फिल करना पड़ेगा और उन्हीं लोगों से आप मिल सकते हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर यहाँ पे देख सकते हैं प्रशिक्षण में अनुपस्थिति पर रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षणार्थी को 2 वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति दे होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलने वालेगी और स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलेगी जो कि आपकी जितनी परसेंट उन्होंने कंपलसरी रखा है उतनी यदि आप उसको पूरा कर लेते तो आपको छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी। यदि आप उसको इंस्ट्रक्शन मतलब जो जितनी छुट्टी ज़्यादा कर लेते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना, ट्रेनिंग में भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है और रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है। स्टाइपेंड में जो भी आपको सुविधा गवर्नमेंट के तौर से मिलती है वो सब सुविधा आपको मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं हम कि प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन के लिए अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्योहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी, परंतु यह व्यवस्था प्रभावी प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षणार्थी, इस पॉइंट को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह के दिन के लिए अभिभावक से मिल सकने की आवश्यकता और बड़े त्योहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सके, परंतु ये व्यवस्था प्रभारी प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षणार्थी धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में क्लास एवं क्लिनिक फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे। प्रशिक्षणार्थी को इसका पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या है कि यदि आपको घर सप्ताह में तो 1 दिन मिलना ही है आपके, इसके बाद यदि कोई बड़ा प्रोग्राम आता है, त्यौहार आता है, तो आप इसकी घर जा सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपके प्रशिक्षणार्थी जो प्रभारी होता है अपने उस सेंटर का, उससे परमिशन लेना पड़ेगी, बाय रिटर्न और एप्लीकेशन देना पड़ेगी। यदि वो परमिशन देते हैं तो आप बिल्कुल घर आ सकते हैं, वो भी बड़े त्योहारों पर रीज़न अच्छा होना चाहिए तो ही आप आ सकते हैं, बट ऐसे में नहीं आओ। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि उसमें जो क्लास होती है उसका कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको भी ये चीज़ समझना है कि हम ट्रेनिंग लेने गए हैं और ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हमें कुछ सीखना, और सीखोगे नहीं तो फिर आपकी ज्वाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो कम से कम छुट्टी लेना और कोशिश करना कि जो ट्रेनिंग का टाइम है बिल्कुल उसमें छुट्टी ना करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में देख सकते हैं हम यहाँ पे 11वें नंबर पर दे रखता है कि छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल नंबर के समय
छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि दिन में बाहर घूमने चले जाते हैं तो संध्याकालीन शाम को जितना भी टाइम उन्होंने दे रखा है उस टाइम तक आपको किसी न हाउ एंड कंडीशन पर पहुंचना है। इसके बाद जाने से पहले भी आपको सूचित करना होगा किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ नहीं जा रहे हो, रोल नंबर वाइज एप्लीकेशन के साथ जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आपको सामने बताया जाएगा उसका फॉलो करना होगा। इसके बाद 12वें नंबर पर दे रखा है यहाँ पर, छात्राओं बाहर आने जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर पे अंकित करना तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, एंट्री होगी कब जा रहे हैं, इसके बाद आपका नाम पता, कहाँ जा रहे हैं और कब तक आ सकते हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्टर में लिखना होगा। इसके बाद 13वें नंबर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान एवं प्रशिक्षण केंद्र से दूसरे प्रशिक्षण केंद्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने सेंटर अलॉट हो चुका है, जैसे कि हम बात करते हैं कि सीहोर, तो सीहोर में यदि आपका सेंटर मिल गया है और आप सोचो कि सेंटर में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सीहोर में किसी कारण बस आप यहाँ पे दूसरे उसमें जाना चाहते हैं सेंटर में, तो इसका तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। जिस केंद्र में आपका एंट्री हो जाती है उसमें आपको 2 साल की ट्रेनिंग करना कंपलसरी रहेगा। इसके बाद 14 नंबर पर यहाँ पर दे रखा है कि उपरोक्त निर्देशक शर्तों का कड़ाई से पालन करने पर एवं प्रचार की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी तरीके से यदि आपकी कोई शिकायत करता है और जैसे कि आपसी में कोई से अपनी फ्रेंड से किसी तरीके से कोई झगड़ालू हो जाते हैं और इसकी शिकायत आपके जो प्रचार है, प्रिंसिपल है, उनके पास शिकायत पहुंच जाती है और आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल आपको निष्कासित किया जा सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। नियम कायदे अनुसार अनुशासन के में रहकर आपको ट्रेनिंग करना है। हमको वहाँ पे ये सोचना है कि हम कुछ सीखने आए, ना कि किसी से लड़ने झगड़ने और किसी भी तरीके से वाद विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। इसके बाद 15 नंबर पे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाए गए नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिए अनिवार्य होगा। इसके बाद जो भी नियम इंटरली जो बनते हैं उसका भी आपको फॉलो करना है। इसके बाद 16वें नंबर पर यहाँ पे दे रखा है कि प्रशिक्षण उपरांत उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत 3 वर्ष तक शासकीय सेवा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु छात्राओं को 10,000 रुपये का बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखा है प्रशिक्षण उपरांत मतलब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 3 साल तक किसी शासकीय सेवा में काम करना अनिवार्य होगा, जिसमें आप छात्राओं को 10,000 रुपये बॉन्ड भरना होगा। और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग तो स्टार्ट हो ही जाएगी, लेकिन 3 साल तक आपको शासकीय सेवा में काम करना अनिवार्य होगा, जो कि आपका एक ट्रेनिंग से ऊपर वाला जो स्टेप होती है उसका रहता ही है। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर पर के प्रशिक्षणार्थियों को चयन उपरांत 3 माह पश्चात PTS परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आप यदि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद 3 माह पश्चात मतलब 3 महीने के बाद एक PTS परीक्षा परीक्षा होती है इंटरनली, उसको भी करना कंपलसरी है। मतलब उसमें पास होना भी अनिवार्य है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या देखा, उसी से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो इंटरनली रहेगा और उसमें भी पास होना कंपलसरी है। इसके बाद 18वें नंबर पर हम देख सकते हैं कि प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन होने पर निर्धारित दिनांक एवं उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि किसी के कम नंबर आते हैं, अब पॉइंट बताने का समय आ गया है कि देख सकते हैं कि इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम होती है, जैसे कि सपोज दैट करो कि आपकी 25 फरवरी को आपकी रिपोर्टिंग है और रिपोर्टिंग में आप किसी भी तरीके से किसी कारणवश से नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो सीट अलॉट रहती है, जो बच जाती है, वो कम नंबर वाले को सीट आवंटित किया जाएगी, ठीक है। लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में पहुंच जाते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको किसी भी तरीके से उस सेंटर पर निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना है। इसके बाद 19 नंबर पर देख सकते हैं हम कि आवंटन के पश्चात प्रशिक्षण में उपस्थित होने के उपरांत अवकाश पर जाने के हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र या अवकाश आवेदन पत्र स्वीकृत करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आवंटन के पश्चात यदि आपका अलॉटमेंट मिल जाता है तो इसके बाद जो आप अवकाश पर जाएंगे तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा और एप्लीकेशन देना होगी, फिर इसके बाद स्वीकृति करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 10वें नंबर पर 10 दिवस की अनाधिकृत अनुपस्थिति के अनुशासनहीनता माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10 दिवस की छुट्टी रहेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि 1 साल में 10 दिन का अवकाश मिलेगा एक्स्ट्रा, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा
यदि आप छुट्टी लेते हैं तो ये अनुशासनहीनता माना जाएगा और 10 दिन से अधिक की अनावृत्ति की अनुपस्थिति की स्थिति में प्रेसिडेंट से निष्कासित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 साल में 10 दिन के अतिरिक्त अवकाश मिलने वाला है और उससे ज़्यादा आप ले लेते हैं तो आपकी अनुशासनहीनता माना जाएगा और आपको उस ट्रेनिंग से निष्कासित किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी सबको अच्छी लगेगी और आपकी ये जानकारी से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, मोटिवेट होंगे आप। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। तो ये तो सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अब कुछ ही टाइम बाद आंसर शीट आने वाली है कि आपने जो आंसर लगाए हैं वो सही लगाए हैं नहीं लगाए हैं, ठीक है। नंबर आपको पता है, लेकिन क्या होता है कि हमारा कुछ क्वेश्चन सही भी होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जो लिस्ट आती है उसमें जो रिजल्ट बनता है हमारा, अभी जो हो सकता है कि आपके 75 नंबर आए किसी के, और सपोज डेट करो इससे कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अप डाउन होते रहते हैं और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी हमारे कम नंबर आए तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जो लिस्ट आने वाली है बिल्कुल आने ही वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कभी भी आ सकती है। और दोस्तों बिल्कुल टाइम वेस्ट, और इसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी रिगार्डिंग हम इसके रिगार्डिंग वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।